हम लगातार बने हुए आज की बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर में लश्कर का कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। स्पेसिफिक इनपुट थे इस बात के कि लश्कर का ये कमांडर कहां छिपा है, उसके बाद इसे ट्रैक किया गया और ऑपरेशन के बाद इसे मार गिराया गया। हालांकि अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना है। इस बीच हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने यह अहम खबर दी है कि अपने मोबाइल फोन आईफोन से जो जानकारी मिली थी, जो खुलासा मिला, उसके जरिए इस तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की सुरक्षा बलों ने। दरअसल इससे पहले जब एक एनकाउंटर हुआ था, वहां पर फोन छूट गया था आतंकी अबू दुजाना का और इस आईफोन को अपने कब्जे में सुरक्षा बलों ने लिया, जिसके बाद ट्रैक किया गया। कई और अहम जानकारियां मिली, कई नंबर्स को ट्रैक किया गया और किस तरह से पाकिस्तान से ये ऑपरेट करता है, वहां पर किस तरह से इसकी जान पहचान रहती है और बातचीत लगातार रहती है। कई अहम जानकारियां मिली, कई खुलासे हुए और उस स्पेसिफिक इनपुट के बाद आज ये एनकाउंटर में मार गिराया गया है। न्यूज रूम से गौरव सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आतंक का ये नया चेहरा हम बार बार बोलते हैं। 17 साल की उम्र में अबू दुजाना लश्कर में शामिल हो गया था। चाहे अबू दुजाना हो, बुरहान वानी हो, नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, छुपकर काम नहीं करना, पर्दे के आगे आकर काम करना है। सोशल मीडिया पर ये लोग काफी एक्टिव रहते थे और आईफोन के इस्तेमाल को जिस तरह से इसने अपनी ताकत बनाया, लेकिन वही इसके लिए खतरनाक भी बन गया, कमजोर कड़ी बन गया। बिल्कुल सही। सूत्रों के मुताबिक जो आईफोन अबू दुजाना के पास था, उसमें बहुत अहम जानकारियां थी। किन किन आतंकवादियों के संपर्क में था वो, कहां कहां जाता था, बहुत तस्वीरें निकली और एसएमएस के जरिए बहुत सारी जानकारी थी। आईफोन को क्रैक करना बहुत कठिन होता है और इसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली और उससे आतंक का, पाकिस्तानी आतंक का जितना नेटवर्क जम्मू और कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में था, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। जिन जिन इलाकों पर अबू दुजाना का आना जाना था, उस पर सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस एजेंसीज और बड़ी नजर रखने लगे, कड़ाई से नजर रखने लगे। और ऐसे में आपको ध्यान होगा 48 घंटे पहले हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी यहां मारे गए थे पुलवामा में। उसके अलावा अबू दुजाना हाल ही में एक और ऑपरेशन में बाल बाल बचा था। तो ये सारी जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कोलेट कर रहे थे, उसको इकट्ठा कर रहे थे और उसके आधार पर बहुत ही स्पेसिफिक उनके पास जानकारी थी कि ये आतंकवादी कहां छिपा है और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुबह पौ फटने से पहले 4 बजे के आसपास सेना, अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उन्होंने हाकरीपुरा गांव को पूरी तरह से घेर लिया था और एक एक घर को क्लियर करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। ये जानकारी आतंकवादियों के पास भी पहुंच गई थी और जैसे ही अबू दुजाना ने एक घर से गोली चलाई, सुरक्षा बलों को पता चल गया किस घर में आतंकवादी है। लाउडस्पीकर पर उसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया। जब उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, भीषण गोलीबारी हुई, उस घर में आग लग गई। खबर यह है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक इस ऑपरेशन को पूरी तरह से क्लोज इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी खबर है कि हो सकता है एक आतंकवादी अभी भी छिपा हो सकता है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और इसी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार भी करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद्य का स्टेटमेंट भी हमने थोड़ी देर पहले सुनवाया था। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अभी ये एनकाउंटर चल रहा है, इंतजार करना होगा, उसके बाद ही इस बात को ऑफिशियली अनाउंस भी किया जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, यहाँ दिल्ली में क्या चल रहा है? देखिए, दिल्ली में सीआरपीएफ की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक वो सारे लोग इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे और जिस घर को ब्लो अप किया गया है वहां पर आग लगी हुई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अबू दुजाना के मारे जाने की भी खबर है और इसको जब तक पुष्टि नहीं कर सकती हैं एजेंसियां, जब तक उसकी बॉडी नहीं मिल जाती है। लेकिन मीनाक्षी, आपको बता दें कि अबू दुजाना एक ऐसा लश्कर का कमांडर था जो कि पाकिस्तान से सीधे संपर्क में रहता था। यानी हाफिज सईद का जो सबसे खास व्यक्ति सैफुल्लाह साजिद जट था, उससे सीधे संपर्क में रहता था और पिछले साल से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इसके आईपी एड्रेस पर लगातार इसको ट्रैक कर रही थी और इसकी उस हर एक मूवमेंट की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास थी, जिससे कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उस आईपी एड्रेस के बारे में भी जानकारी आज तक के पास मौजूद है। और आपको बता दें कि सैफुल्लाह साजिद जट ऐसा व्यक्ति है जो कि लश्कर कमांडर अबू दुजाना को निर्देश दिया करता था कि भारत में यानी घाटी में किस तरीके के हमले करने हैं और उसके लिए क्या प्लान बनाना है। साथ ही
ये अबू दुजाना जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर AK-47 लूट करने का प्लान बनाता था और लश्कर के जो आतंकी थे उनको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े स्तर पर अबू दुजाना निर्देश दिया करता था। और इसके सीधे पीछे हाफिज सईद का जो सबसे खास व्यक्ति है सैफुल्लाह साजिद जट, वो निर्देश देता था कि भारत में किस तरीके से लूट करना है, सुरक्षा बलों पर कैसे हमला करना है, और कई हमलों में अबू दुजाना शामिल रहा है। बिल्कुल, ये आपने यहाँ पर बहुत अहम बात का जिक्र किया कि अब आगे और क्या क्या चुनौतियां और कैसे बाकी जो नेटवर्क है उसको तोड़ना है। लेकिन ये एक दिन की मेहनत नहीं है। गौरव ने भी इस बात का जिक्र किया, हमने बाकी संवाददाताओं से बात की, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे एक के बाद एक कदम पार करते हुए सुरक्षा बल सेना अबू दुजाना तक पहुंची और आज उसे मार गिराया गया। क्योंकि इससे पहले भी 6 ऐसे मौके आए जब अबू दुजाना सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि इसमें एक अहम कड़ी साबित हुआ अबू दुजाना का आईफोन मिलना। आईफोन को ट्रैक करना, उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करना आसान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मदद के जरिए सुरक्षा बलों ने इसमें भी कामयाबी हासिल की और उससे जो स्पेसिफिक इनपुट मिले उसके बाद इस एनकाउंटर में और बड़ी मदद सुरक्षा बलों को मिली। जम्मू कश्मीर में हमारे संवाददाता अशरफ वानी मौजूद हैं। अशरफ, अब यहाँ से एक कदम आगे बढ़ते हुए अगर बात करें, अबू दुजाना के एनकाउंटर के ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जो लोकल सपोर्ट रहता है अब उस नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए, ये भी एक चुनौती सुरक्षा बलों के सामने जरूर रहेगी। बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। हमने ये देखा साफ कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी के हालात कहां पहुंचे। करीब 130 लोग, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे, वो मारे गए। जो अनरेस्ट कश्मीर में काफ़ी समय तक चला, यहां तक कि 30 साल में सबसे बड़ा अनरेस्ट था। तो यहां पर जिस अंदाज से लोकल सपोर्ट मिल रहा है मिलिटेंट्स को, और जो लोकल युवा जो हैं वो मिलिटेंसी में शामिल हो रहे हैं, न कि स्थानीय ग्रुपों में जो हिजबुल मुजाहिदीन है, बल्कि साथ ही साथ अब लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद में, वो सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां हैं। आज भी किसी तरह के हालात का सामना इस इलाके में सुरक्षा बल कर रहे हैं। कई जगहों पर जो आसपास गांव हैं वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन काफी संयम के साथ यहां पर सुरक्षा बल और पुलिस आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस ऑपरेशन को तो उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है, लेकिन यहां पर आसपास फिर ऐसे हालात न बने जिनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता यहां पर सुरक्षा बलों और खासतौर से पुलिस की ही। और जैसे कुछ समय पहले गौरव ने कहा कि 48 घंटे ही पहले इसी इलाके में करीब 7 किलोमीटर इस जगह से दूर जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, वहां पर 2 हिजबुल के मिलिटेंट मारे गए थे और वहां पर तनाव अभी भी बना हुआ था और कल दिन भर भी इस पूरे इलाके में हड़ताल थी। लेकिन उस बीच ये जो ऑपरेशन है अबू दुजाना को, जो कि काफ़ी राडार पे था सुरक्षा एजेंसियों के, उसको वो किसी भी हद तक किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। और आज उन्हें कहीं ना कहीं वो मौका मिला जहां पर उन्होंने अबू दुजाना को एक घर के भीतर कैद किया। आपने महत्वपूर्ण कहा कि जो जम्मू कश्मीर डीजीपी पुलिस है, उनका भी यही कहना है कि जब तक शव नहीं मिलेगा, उसकी पहचान नहीं होती है, तब तक फिलहाल वो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए, क्योंकि पिछली कई बार हमने खबरें चलाई लगातार कि अबू दुजाना को घेरा गया है, अबू दुजाना इनकाउंटर में है, लेकिन फिर बाद में जब ऑपरेशन खत्म होता था तो ये पता चलता था कि अबू दुजाना यहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहा। तो इस तरह के हालात को यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बल बनने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि अबू दुजाना का शव जब उन्हें सामने आए तभी वो ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन करें। लेकिन जो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बगैर कोई भी ऑपरेशन कश्मीर में लॉन्च नहीं होता था है, और पिछले कुछ समय से जिस अंदाज से मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशनों में एक नई रणनीति जो है सुरक्षा एजेंसियों ने, पुलिस ने और सेना ने तैयार की है, उसके चलते जो इतला थी पुलिस और सुरक्षा बलों पर वो यही थी कि अबू दुजाना 2 स्थानीय लश्कर के मिलिटेंटों के साथ इस गांव में छुपा है। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया है। अभी घर के मलबे की सफाई चल रही है, वहां से जब शव निकाले जाएंगे, उनकी पहचान होगी, तभी पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से अबू दुजाना को मारे जाने की ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आएगी और उस पर फिर बाद में पूरी तरह से ये जानकारी मिल जाएगी कि अबू दुजाना क्या था और कौन था और उसका कहां और किन आतंकी घटनाओं में रोल रहा था। बिल्कुल, इसके लिए इंतजार करना होगा। जितेंद्र, अहम यहाँ पर यह भी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सहयोगी है, कश्मीर पर विशेष फोकस भी रहा है और पिछले 1 साल में जो अनरेस्ट कश्मीर में देखा गया है आतंकी गतिविधियों के बाद या बुरहान वानी के मारे जाने के बाद, उस लिहाज से भी ये बहुत अहम हो जाता है। गृह विभाग अभी किस तरह से इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है और क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई जानकारी इस पर सामने आ रही है?
देखिए, गृह मंत्रालय के अधिकारियों से जो हमने बातचीत की है उनका ये कहना है कि पूरे ऑपरेशन को लेकर के गृह मंत्रालय की नज़र है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं कश्मीर घाटी में इस आतंकवादी घटनाओं को कम करने के लिए, उसमें आपको बता दें कि पिछले जनवरी से लेकर के जुलाई तक करीब 106 के आसपास जो है वो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन जिस तरीके से कश्मीर घाटी में इस वक्त चल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसमें अबू दुजाना इन एजेंसियों के सीधे निशाने पर था और उसको जो कई जगहों से इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उसको अलग अलग जगहों से ट्रैक कर रही थी। ट्रैक करने के बाद जब ये पता चला कि इस पूरे इलाके में ये आतंकी मौजूद है तो उसकी जानकारी हासिल करने के बाद कॉर्डन ऑफ किया गया और सुबह तड़के से ही इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के जो अधिकारी जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर संपर्क बनाए हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क में है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उनसे भी संपर्क में गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी बाकी है क्योंकि अबू दुजाना की बॉडी नहीं वहां से मिली है और उसके बारे में अभी ये पता किया जा रहा है कि वो बॉडी कहां पर मौजूद है। इसके आने के बाद ही ऑफिशियल कंफर्मेशन। मैं यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान के साजिद जट से ये निर्देश लेता था, इस तरह की जानकारी मिल रही है आज तक के पास। ये बड़ा खुलासा इस वक्त है। साजिद के इशारे पर अबू दुजाना हमले करता था। लगातार इस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी कि कितना बड़ा आतंक का ये नेटवर्क था। हाफिज सईद का खास है साजिद जो अबू दुजाना का हैंडलर भी था। जितेंद्र, देखिए ये वही कड़ी फिर आखिरकार पाकिस्तान तक जाकर जुड़ रही है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में चाहे बुरहान वानी हो या फिर जिस तरह से अबू दुजाना लगातार ऑपरेट कर रहा था, लेकिन हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हैं और तार कहीं ना कहीं हाफिज सईद से जाकर जुड़ते हैं। देखिए मीनाक्षी, इसमें साफ तौर पर पिछले साल रॉ की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सैफुल्ला साजिद जट जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ अबू दुजाना का आका है और सैफुल्ला साजिद जट के बारे में बताते हैं कि वो हाफिज सईद का सबसे नज़दीकी है, उसको इंटरसेप्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया था और बाकायदे उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी थी जिसमें यह कहा गया था कि आईपी एड्रेस बदल बदल करके अबू दुजाना बातचीत करता है। सैफुल्ला साजिद जट के बारे में यह भी जानकारी मिली थी कि वो किस तरीके से बड़े स्तर पर बातचीत करता है और हथियार छीनने का जो प्लान है वो पाकिस्तान में बैठा सैफुल्ला साजिद जट अबू दुजाना को देता है और 10 सदस्यों के साथ मिलकर के इस तरीके का पूरा प्लान आज तक के पास मौजूद है। वो किस तरीके से हथियार छीनने की प्लानिंग करता है और उसके लिए बाकायदे इनाम देने की भी घोषित आतंकवादियों के बीच में की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा जो आतंकी AK-47 लूटेगा। यानी कि हथियारों की कमी इन आतंकवादियों के पास थी और सुरक्षा एजेंसियां जो कश्मीर में काम कर रही हैं उनके हथियारों को लूटने का पूरा प्लान पाकिस्तान से निर्देश लिया जाता था, जिसमें सैफुल्ला साजिद जट जो है वो सीधे अबू दुजाना को निर्देश देता था। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो कड़ी हैं वो अब खुल करके सामने आ रही हैं और अबू दुजाना की जो बॉडी है वो जैसे ही मिलती है सुरक्षा एजेंसियों की एक सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि लश्कर का ये कमांडर लगातार कश्मीर घाटी में लश्कर के जो आतंकी थे उनको निर्देश देता था और ये कहता था कि हथियारों की लूट करिए, इसके अलावा बैंक की लूट करिए, तमाम चीजें उन घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये लश्कर का जो कमांडर है अबू दुजाना काम कर रहा था। लौटते हैं आपके पास जितेंद्र और जानकारी के लिए। आप भी अशरफ बने रहिए हमारे साथ, लेकिन बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं किस तरह से पाकिस्तान से आतंकवादी घटनाओं के तार जुड़ते हैं और ये तमाम आतंकवादी जिनके हैंडलर्स वहां मौजूद हैं, कितना बड़ा ये नेक्सस है। आज तक पर इस बड़ी खबर पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। अबू दुजाना को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा, इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है क्योंकि शव पहले शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद ही इसे अनाउंस किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि यही वो अबू दुजाना है जिसने जम्मू कश्मीर में लश्कर का ये कमांडर था और आतंक की एक फौज खड़ी करने की पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। हथियार लूटने से लेकर BSF के जवानों पर हमला करने तक, पंपोर में हुआ आतंकी हमला, ये तमाम घटनाओं को इसने अंजाम दिया। इसका ये मास्टरमाइंड था। लेकिन आईफोन छूट गया पिछली बार एक एनकाउंटर में जिसे सुरक्षा बलों ने हासिल किया और उसके जरिए इसे ट्रैक किया गया। हमारे संवाददाता अशरफ वानी बने हुए हमारे साथ। अशरफ, जो जानकारी हमने थोड़ी देर पहले भी आज तक पर ब्रेक की
किस तरह से सीमा पार इनके हैंडलर मौजूद रहते हैं, उनके कनेक्शन फिर हाफिज सईद से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान का ये ढोंग है, एक तरफ आप कहते हैं कि हाफिज सईद को आपने नजरबंद किया हुआ है, लेकिन ये कितना बड़ा नेटवर्क है जहां पर भारत में इन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना इनके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। उस नेटवर्क को आगे पहुंचाना ये अपने आप में इस घटना को साफ करता है। मीनाक्षी, आपने एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल पूछा और ये कुछ हकीकत भी है। आपको याद करना होगा, कई बार हम चला चुके हैं जो बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जो बातचीत हाफिज सईद से हुई थी, अगर उसका पूरा निचोड़ देखें तो उसमें 3 बार अबू दुजाना का जिक्र है। बुरहान वानी ने उस बातचीत में हाफिज सईद से कहा था, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिकॉर्ड की थी और फिर तमाम टीवी चैनल्स पे चली, हमने भी चलाया। उसमें बुरहान वानी की जो बातचीत हाफिज सईद से हुई थी वो यही हुई थी कि अबू दुजाना के साथ मेरा संपर्क है। तो और उस बीच उनको मदद मांगी गई थी बुरहान वानी की तरफ से हाफिज सईद को, और कहा गया था कि बुरहान वानी ने कहा था कि अबू दुजाना से मेरी मुलाकात होती है। तो जाहिर है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अबू दुजाना जो है वो महत्वपूर्ण बना था सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसको ढूंढ निकालना, क्योंकि अबू दुजाना न सिर्फ लश्कर के नेटवर्क को आगे बढ़ा रहा था कश्मीर में, बल्कि साथ ही साथ जितने दूसरे जहादी संगठन है, चाहे जैश ए मोहम्मद हो या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसको कोऑर्डिनेट करने में अबू दुजाना का बड़ा हाथ रहा कश्मीर में। और पिछले 2 साल खासतौर से बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस अंदाज से कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट अटैक हुए हैं वो मिलकर ये अलग अलग संगठन कर रहे थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा शामिल थे। तो कहीं ना कहीं जो पहले एक अलग अलग संगठनों का अलग अलग दायरा होता था उसको चेंज करके अबू दुजाना की तरफ से ये कोशिश की गई कि सभी संगठन, क्योंकि एक ही मकसद है सुरक्षा बलों पर हमला करना, कश्मीर में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाना, तो उसको बिल्कुल जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि किस तरह से ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि अबू दुजाना का मारा जाना यानी सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, बड़ी कामयाबी के तौर पर, इसीलिए इसे देखा जा रहा है। आप दोनों का शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें 1 और 11 में 11 बजे जरूर देखिए खबरों का डबल डोज मेरे और नेहा बाथम के साथ। फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।